Hello everyone, today I will going to start my new chapter, the human reproduction. Before starting of the chapter, we should know about what the reproduction is. It is the process to give rise to the young ones which can be similar of the parents and they can be variate from the parents also. It means they can be different in the morphology from their parents. And according to that, reproduction is of two types, the asexual reproduction and sexual reproduction. Today we will discuss about the sexual reproduction in the humans only. गाइस हमारे पास सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स भी टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन आर ओविपेरस एंड सेकेंड आर विविपेरस. ओविपेरस आर दोज ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बाद या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद अपने एग्स ले करते हैं एंड देन वो एग्स हैच होने के बाद ऑफस्प्रिंग्स बाहर आते हैं. बट विविपेरस ऑर्गेनिजम्स ऐसे नहीं होते. विविपेरस ऑर्गेनिजम्स में सबसे स्पेशल ये होता है कि वो अपने यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. सो आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की. अगर देखा जाए तो ह्यूमन्स भी अपने बच्चों को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, लेकिन यंग वंस को बर्थ देने से पहले भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जो मेल्स और फीमेल्स के अंदर होती हैं. बिकॉज एज वी नो द ह्यूमन्स आर ऑफ टू टाइप्स, द मेल्स एंड द फीमेल्स. मेल्स के अंदर कुछ प्रोसेसेस अलग चलती हैं एंड फीमेल के अंदर अलग होती हैं और उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी अलग अलग होते हैं. सबसे पहले मैं बात करूंगी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की. अगर ह्यूमंस में देखें तो बहुत सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं. रिप्रोडक्शन आपकी स्टार्ट होती है गैमीट फॉर्मेशन से. फर्स्ट स्टेप आता है हमारा गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है the formation of gametes in the males and females, and we all are aware about this thing कि males के अंदर जो gametes होते हैं उनको हम sperms बोलते हैं and females के अंदर जो gametes होते हैं उनको हम ovum या फिर egg बोलते हैं. अब देखो फर्स्ट स्टेप में हमारा गैमेटोजेनेसिस हो गया, gametes बन गए. अब ये gametes एक दूसरे के साथ यूनाइट होंगे तभी तो फ्यूज़न होगा ना. तो सेकेंड स्टेप आता है हमारा इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. अब स्पर्म्स बने, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर आ भी गए. अब इसके बाद थर्ड प्रोसेस होगी हमारी फर्टिलाइजेशन. दैट मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. अब फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट. अब ये जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट एक बार बनता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, या फिर आप बोलो कि एक सिंगल सेल है अकेला जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाता है. तो जाइगोट के अंदर फिर दोबारा माइटोसिस होनी स्टार्ट होगी एंड माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन. जाइगोट अकेला एक सेल है, एक सेल से दो बनेंगे, दो से चार, चार से आठ. इसी तरीके से आपकी वहाँ पे माइटोसिस की साइकिल कैरी ऑन होती रहेगी. एंड माइटोसिस तब तक होगी जब तक ब्लास्टोसिस्ट नहीं बन जाती. जाइगोट जब डिवीज़न करना स्टार्ट करता है तो जब तक एक सेल से 32 सेल तक की स्टेजेस नहीं बन जाती, एक सेल से 32 सेल नहीं बन जाते, तब तक वो डिवीज़न करता रहेगा. एंड जब जाइगोट 32 सेल स्टेज पे पहुंच जाता है देन उस 32 सेल स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन होने के बाद यही ब्लास्टोसिस्ट जाके फीमेल यूट्रस के साथ अटैच होगी एंड अटैच होने के बाद फिर हमारे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी. जब ब्लास्टोसिस्ट फीमेल के यूट्रस के साथ अटैच होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन होने के बाद फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड. एंड गेस्टेशन पीरियड नॉर्मली फीमेल्स के अंदर 9 मंथ्स का होता है, ह्यूमंस में जिसको हम प्रेगनेंसी ड्यूरेशन भी बोलते हैं. तो उसके बाद जब 9 मंथ्स के अंदर पूरे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाती है, हमारा एक प्रॉपर फीटस प्रिपेयर हो जाएगा, फिर द लास्ट प्रोसेस इज पार्चुरेशन. पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरिंग ऑफ द बेबी. सो अगर हमने देखा जैसे कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप है हमारा गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड स्टेप है हमारा इंसेमिनेशन, थर्ड स्टेप होता है हमारा फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड जाइगोट बनने के बाद उसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी. जब वो ब्लास्टोसिस स्टेज में आ जाएगा, ब्लास्टोसिस स्टेज यानी कि 32 सेल स्टेज, वो सेल स्टेज आके यूट्रस की वॉल के साथ अटैच होगी एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन विच लीड्स टू द गेस्टेशन ऑफ 9 मंथ्स एंड देन द डिलीवरी ऑफ द बेबी विल अकर.
अब देखो ये तो थे हमारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। अब ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स किसी भी पर्सन के अंदर कब स्टार्ट होते हैं, ये होते हैं मोस्टली हमारे अंदर प्यूबर्टी में। बट प्यूबर्टी में इन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है मेल्स में और फीमेल्स में। अगर मैं मेल्स की बात करूं तो उनके अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है वो कॉन्टिन्यू रहती है, मतलब छोटे बच्चे से लेके इवन ओल्ड एज तक भी स्पर्म फॉर्मेशन चलती रहेगी प्यूबर्टी के बाद। एंड बट अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स जब एक बार प्यूबर्टी एज होती है हमारी 12 to 13 ईयर्स की एज, उस टाइम पे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होना स्टार्ट होते हैं, यानी कि फीमेल्स के अंदर गैमीट्स दोबारा से बनना शुरू होते हैं। बट ये गैमीट फॉर्मेशन उनकी ओल्ड एज तक नहीं चलती। फीमेल्स के अंदर एक स्टेज आती है जो अराउंड 50 to 52 ईयर्स के आसपास होती है। उस टाइम पे फीमेल की बॉडी एग्स प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। तो दिस प्रोसेस विल स्टॉप एट द एज ऑफ दैट, उसको हम मेनोपॉज एज बोलते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो फर्स्टली हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो लोअर एब्डोमेन यानी कि हमारे पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, हमारे एब्डोमेन और हमारे लेग्स के पास। तो डिफरेंस क्या है, मेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो लोकेशन की बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पेल्विक रीजन में। मेजरली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है गोनेड्स, सेकंड होती हैं डक्ट्स, थर्ड होती हैं ग्लैंड्स एंड फोर्थ होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब हम एक एक करके इन चारों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैं बात करूंगी मेल गोनैड्स के बारे में। जो मेल गोनैड्स होते हैं वो होती है टेस्टिस, और टेस्टिस यूजुअली मेल्स के अंदर एब्डोमेन कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होगी, यानी कि हमारी बॉडी के नीचे वाले पोर्शन में, और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर या पाउच लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होगी और वो बॉडी के आउटसाइड होगी। आउटसाइड क्यों होती है, इनसाइड क्यों नहीं होती, क्योंकि जो स्क्रोटम होता है, अब देखो टेस्टिस के अंदर क्या होगा, टेस्टिस मेल गोनैड है, गोनैड का मतलब वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा यानी कि मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। अब गैमीट्स प्रोड्यूस करने के लिए मेल्स की बॉडी को नॉर्मली कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, बट मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यानी कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए 37 डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसको 2 से 3 डिग्री तक टेम्परेचर कम चाहिए होता है, जो कि उसको कौन प्रोवाइड करेगा, स्क्रोटम। तो ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका मेन फंक्शन होता है टेस्टिस को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा कि इसको टेम्परेचर कम प्रोवाइड करना, 2 से 3 डिग्री इसका टेम्परेचर लोअर डाउन कर देना, सो दैट कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन अच्छे से हो सके। अब देखो टेस्टिस का मेजर फंक्शन क्या है, हमने बोला कि हम इसको मेल गोनैड भी बोल सकते हैं। इसका मतलब पहली बात तो ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, और दूसरी बात कि ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। हार्मोन्स कौन से, मेल सेक्सुअल हार्मोन्स, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। अब सेक्सुअल हार्मोन्स का क्या काम होगा, सेक्सुअल डिज़ायर को कंट्रोल करना, एंड सेकंड थिंग मेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करना। तो टेस्टिस जो हमारी मेल गोनैड्स है, हमारा फर्स्ट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसका मेजर फंक्शन क्या है, उसको गैमीट्स प्रोड्यूस करना और दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करना। अब अगर मैं उसके साइज़ की बात करूं तो जो टेस्टिस होती है मोस्टली पहले तो उसकी शेप देखेंगे, शेप होती है ओवल, एंड सेकंड थिंग वो लेंथ में हमारी होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ में होती है हमारी 2 to 3 सेंटीमीटर। ये तो बात हो गई उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, उसकी शेप की और उसके साइज़ की। अब अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हर एक टेस्टिस के अंदर बहुत सारे इस तरीके से कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंपार्टमेंट्स मतलब जैसे मैंने बॉक्सेस ड्रॉ किए, अब ये हर एक बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, अब जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस के अंदर इस तरीके से बॉक्सेस बने हुए होते हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, और ये यूजुअली 250 होते हैं एक टेस्टिस में। अब टेस्टिस हमारी पेयर्ड होती हैं, 2 टेस्टिस होती हैं, तो 250 एक टेस्टिस में एंड 250 दूसरी में, यानी कि टोटल हमारे पास 500 कंपार्टमेंट्स होते हैं दोनों टेस्टिस के अंदर। अब टेस्टिस अंदर से इन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड तो है, हर एक हम कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब मैं अगर इस एक कंपार्टमेंट को एनलार्ज करूं
ये मेरा एक कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट के अंदर हाईली कोइल्ड 2 से 3 ट्यूब्स होती हैं। इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और एक ट्यूब के अंदर दो टाइप्स के सेल्स होते हैं। फर्स्ट सेल्स होते हैं मेरे जर्म सेल्स एंड सेकंड सेल होते हैं सर्टोली सेल्स। अब देखो नाम से क्लियर है, जर्म सेल्स का मतलब जो गेमीट्स बनाएंगे उनको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। और सेकंड होते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स को हम नर्स सेल या फिर सपोर्टिंग सेल्स भी बोल सकते हैं, जो डेवलपिंग गेमीट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब ये तो था कि हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, बट जैसा कि मैंने बताया था कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। तो इन ट्यूब्स के बीच में जो खाली स्पेस होगा, जैसे एक ट्यूब मेरी ये वाली है, दूसरी ट्यूब यहाँ पे होगी, तीसरी ट्यूब यहाँ पे होगी, तो इनके बीच में जो ये खाली स्पेस है हमारे पास, इस खाली स्पेस को मैं क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो सेल्स होंगे उन सेल्स को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर हम उनको लेडिग सेल्स भी बोल सकते हैं। अब ये जो लेडिग सेल्स हैं इनका क्या फंक्शन है, ये लेडिग सेल्स ही होंगे जो मेल के टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स बनाएंगे। अभी तक मैंने क्या बोला कि मेल के अंदर 2 टेस्टिस होती हैं, दोनों टेस्टिस बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होगी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। और आपके पास क्वेश्चन आता है कि स्क्रोटम में क्यों आउटसाइड क्यों होती है टेस्टिस, बॉडी के इनसाइड क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड थिंग, हमने उसके स्ट्रक्चर की बात करी। स्ट्रक्चर में जो टेस्टिस होती है ओवल होती है शेप में, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ में, 2 to 3 सेंटीमीटर ब्रेथ में या फिर आप बोलो विड्थ में। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स थे। इन कंपार्टमेंट्स को हमने क्या बोला, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, हर एक को। अब अगर एक को एनलार्ज करोगे तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 हाईली कोइल्ड क्या होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब हर एक ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं, मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। जर्म सेल्स क्या करेंगे, गेमीट्स बनाएंगे यानी स्पर्म्स बनाएंगे। सर्टोली सेल क्या करेंगे, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे कि हमने बोला कि 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, तो ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ चिपकी हुई तो होंगी नहीं। उनके बीच में जो खाली स्पेस होगा उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। और वहाँ पे जो सेल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिग सेल्स। यानी कि मेल्स के अंदर 3 टाइप के सेल्स होते हैं, जर्म सेल, सर्टोली सेल और लेडिग सेल। तीनों के फंक्शंस भी अलग अलग हैं। ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या होता है, सेकेंड पार्ट होती हैं डक्ट्स। अब देखो डक्ट्स क्या होती हैं, हम इनको एसेसरी डक्ट्स भी बोलते हैं। डक्ट्स का जो मेजर फंक्शन होता है, अब आप यहाँ पे पहले डायग्राम देखो, 2 टेस्टिस हैं, दोनों टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी। अब फॉर्मेशन होने के बाद वो थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे स्टोर रहेंगे, और स्टोर होने के बाद जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे पीनिस के अंदर। और ये ट्रांसफ़र या फिर ये टेम्परेरी स्टोरेज किसकी हेल्प से होता है, डक्ट्स की हेल्प से। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारी डक्ट्स दी हुई हैं। जब भी टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स फॉर्मेशन होगी, स्पर्म फॉर्मेशन होने के बाद वो थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होंगे और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए डक्ट्स का यूज़ होता है। जैसे हमारे घर के अंदर नॉर्मल पाइपलाइंस होती है, वहाँ पे हम टैप ऑन करते हैं तो पानी आता है, इसी तरीके से वो पानी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वैसे ही सेम डक्ट्स क्या करती हैं, मेल डक्ट्स होती हैं जो एसेसरी डक्ट्स, वो स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ मेजर डक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, रेटिटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस। अब इनके अलावा भी छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं जो मिलके एक पूरा का पूरा आपका चैनल बनाएंगी। जब टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पे सबसे पहले वो आते हैं रेटिटेस्टिस के अंदर। रेटिटेस्टिस फिर उसको ट्रांसफ़र करेगी वास एफरेंशिया में, और वास एफरेंशिया फिर ओपन होगा एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस को ना हम ग्रेवयार्ड ऑफ द स्पर्म्स भी बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्पर्म्स की डेथ यहाँ पे हो जाती है। इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन है कि ग्रेवयार्ड ऑफ द स्पर्म कौन होता है, तो वो होती है आपकी एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद वो ओपन होगी वास डेफरेंस में, और वास डेफरेंस फिर नीचे आके लूप करेगी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। अब डायग्राम में देखो ये चीज़,
ये वास डेफरेंस है, ये इधर से आई और यहाँ पे हमारा क्या था, यूरिनरी ब्लैडर। अब ये इसके ऊपर से लूप ओवर होके हमारी कहाँ जाएगी, यहाँ पे यूरिथ्रा के अंदर। अब यहाँ पे देखो, ये आपकी वास डेफरेंस जा रही है और साइड में ये एक ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल। ये दोनों कॉमन ओपन होती हैं यूरिथ्रा के अंदर और फिर हम उसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर दो सिक्रीशंस आती हैं, एक वास डेफरेंस की और दूसरी आती है सेमिनल वेसिकल्स की। एंड देन ये यूरिथ्रा लास्ट में इजैकुलेटरी डक्ट के साथ अपने स्पर्म्स कहाँ रिलीज करेगा, पीनिस में, और पीनिस से फिर आउटसाइड रिलीज होंगे ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड दे विल ट्रांसफर द स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। एंड जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है इसकी, उसको हम बोलते हैं यूरिथ्रल मीटर्स। ध्यान रखना कि मेल्स के अंदर यूरिन और स्पर्म्स के लिए सिंगल ओपनिंग होती है, अलग अलग ओपनिंग नहीं होती। तो आप इसमें फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। स्पर्म्स कहाँ, पहले स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए, फिर कहाँ पे आए, रेटी टेस्टिस के अंदर। रेटी टेस्टिस के बाद आए वो वास एफरेंशिया के अंदर। वास एफरेंशिया के बाद आए एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस से गए वो वास डेफरेंस। वास डेफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट एंड इजैकुलेटरी डक्ट से आउटसाइड। So this is all about the ducts of the male reproductive system. अब यहाँ पे देखो, हमें ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का टीएस दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसके अंदर आपको तीन टाइप्स के सेल्स दिख रहे होंगे। पहले तो ये स्पर्मेटोगोनिया, दूसरे यहाँ पे सर्टोली सेल्स, तीसरे जो ये बीच में खाली स्पेस बचा हुआ है, इस खाली स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स। सो आप ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जब स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ग्लैंड्स, बिकॉज हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अभी तक हमने दो पार्ट्स कवर किए, फर्स्ट गोनाड्स, सेकंड डक्ट्स। अब थर्ड्स वी आर मूविंग ऑन द एसेसरी ग्लैंड्स। अब मेल्स के अंदर तीन टाइप के ग्लैंड्स होती हैं, फर्स्ट सेमिनल वेसिकल, सेकंड प्रोस्टेट एंड थर्ड होती है बल्बोयूरिथ्रल। आपको जो ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिखाया था, आप वहाँ पे इनको अच्छे से देख सकते हो। तीनों ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है, तीनों ग्लैंड्स का फंक्शन होगा सेमिनल प्लाज्मा बनाना। सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, अब देखो मेल्स के अंदर दो टर्म्स होती हैं, एक होती है सीमन और दूसरा होता है स्पर्म। अब सीमन और स्पर्म के अंदर क्या डिफरेंस है, हम मोस्टली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो सीमन होता है, सीमन के अंदर दो चीज़ें होती है, पहले तो स्पर्म्स और दूसरा होता है लिक्विड पोर्शन, जो वाइट कलर का लिक्विड डिस्चार्ज होता है। तो दोनों को मिला के हम सीमन बोलते हैं। स्पर्म्स तो हो गए अकेले मेल गैमीट्स, और उन मेल गैमीट्स के साथ एक लिक्विड प्रेजेंट होगा जो स्पर्म्स को मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा, स्पर्म्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, उनकी डेथ होने से बचाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कॉमन ओपनिंग होती है यूरिन के लिए भी, स्पर्म्स के लिए भी। अब जब स्पर्म्स उसमें से ट्रेवल हो रहे होंगे तो वहाँ पे यूरिन भी कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट होगा। और यूरिन कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट। तो स्पर्म्स की डेथ ना हो एसिडिक एनवायरनमेंट में, तो वो भी कौन प्रिवेंट करता है, सीमन। तो ये जो हमारी तीनों ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरिथ्रल, मेजर इनका फंक्शन होता है सीमन बनाना, यानी कि सेमिनल प्लाज्मा बनाना, जिसको हम लिक्विड बोल रहे हैं। ये सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म दोनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, सीमन। अब जो ये सेमिनल प्लाज्मा होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज, कैल्शियम और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पर्म्स को उनकी मोटिलिटी में, उनकी डेथ होने से बचाते हैं और उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये मेजर काम होता है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट का। जो हमारी थर्ड होती है बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, जो बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड होगी ये यूजुअली म्यूकस रिलीज करती है, और ये म्यूकस पेनिस की लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। यानी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स जब म्यूकस की रिक्वायरमेंट होती है या लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड सिक्रीट करती है। और ये यूजुअली हार्मोनल या फिर आप बोलो रिफ्लेक्स एक्शन होता है एक टाइप का। जिस टाइम मेल सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो उस टाइम पे बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड भी अपनी सिक्रीशंस रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। दिस इज ऑल अबाउट द मेल accessory glands and the last part is male external genitalia। अब मेल्स के अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसको हम बोलते हैं पेनिस,
और पीनिस का मेजर काम क्या होता है, ये कोपुलेटरी ऑर्गन है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करेगा। एंड सेकंड थिंग, जो स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। और जो पेनिस होता है वो एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से बना हुआ होता है, जो टिश्यू पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन, यानी कि जब मेल्स को अपने स्पर्म्स ट्रांसफ़र करने होंगे फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, तो उस टाइम पे पेनिस की जो इरेक्शन होगी वो किसकी वजह से होगी, उस टिश्यू की वजह से। जो पेनिस का एनलार्ज पोर्शन होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, और इसके ऊपर एक एक्सटर्नल स्किन का फोल्ड प्रेजेंट होता है पतला सा, उस थिन लेयर ऑफ स्किन फोल्ड को हम बोलते हैं फोर स्किन, जो यूजुअली पेनिस को प्रोटेक्ट करके रखती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो मेल्स के अंदर हमने 4 पार्ट्स पढ़े रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। फर्स्ट, मेल गोनाड, जिसको हम टेस्टिस भी बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं और उन सेल्स का क्या क्या फंक्शन होता है। सेकेंड, डक्ट्स, जो डक्ट्स कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगी स्पर्म्स को टेस्टिस से लेके पेनिस तक। थर्ड, ग्लैंड्स, क्या क्या सिक्रीशंस होती हैं, किस किस चीज़ में हेल्प करती हैं। एंड फोर्थ इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि सबसे मेन कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर कंसेप्ट समझ आया, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।